सो है डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेपरेशन के चैप्टर के बारे में, जो है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले तो मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपका कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे अगर वो सॉलिड था तो कुछ आपने ऐसा उस पर किया कि वो लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि जो एग्जैक्टली आपके पास चीज़ अवेलेबल थी, अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप, साइज़ या फिर स्टेट से चेंज होकर किसी और शेप, साइज़ या फिर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेपरेशन के बारे में। अब सेपरेशन का मतलब क्या है? अगर आपने दो चीज़ें, चार चीज़ें कुछ मिक्स की गई हैं, ठीक है, अगर आप दोनों को सेपरेट कर लो तो वो क्या हो जाएगा? आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम कौन सी दे सकते हैं? इसकी सबसे अच्छी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अब मम्मी घर पे बॉयल करते हैं मिल्क को, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क को बॉयल क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उसको किल कर दिया जाए। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जो उसके अंदर की फ़ैट होती है वो ऊपर एक लेयर की तरह आके सेटल हो जाती है। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी जो फैट है इट इज़ गेटिंग सेपरेटेड। देयर इज सेपरेशन ऑफ फैट बाय बॉइलिंग ऑफ योर मिल्क। तो ये होगी आपकी सेपरेशन की। अब पनीर जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है? सेपरेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम मिल्क। सो इस तरह से आपकी सेपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दो चीज़ें काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करनी शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। कहते हैं कोई भी चीज़ जब फिज़िकली और केमिकल, अगर हम फिज़िकल और केमिकल कोई भी चेंजेस ला रहे हैं उसमें, तो उसकी वजह से अगर उसकी ओरिजिनल शेप, साइज़, वट एवर इट इज़, अगर वो चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप बात करें, इफ़ यू आर मेकिंग अ पास्ता, अगर आप पास्ता बना रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पास्ता में कितनी सारी चीज़ें आप कंबाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कितनी सारी वेजेस होगी, फॉर एग्जांपल ब्रोकली, कैरेट, कैप्सिकम, गार्लिक, टमाटो, अनियन एट्सेट्रा। साथ में आप उसमें क्या डाल रहे हैं? पास्ता। ठीक है, अब जो पास्ता अगर आप देखें तो पास्ता बना हुआ है आपका ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर क्या होता है? आपका मैदा और पानी के मिक्सचर से और बाकी इंग्रेडिएंट्स से। तो इसमें क्या हो रहा है? जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स थे आपने उसको उठा के उसके अंदर क्या किया? फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे? फिजिकल चेंज जैसे आपने उसको हीट किया, ठीक है, फिर आपने उसको जैसे कहना चाहिए नीड किया, डो को गूंदा, उस डो को, ताकि उससे पास्ता बन सके, तो वो क्या होगा? ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस। ओके, अब केमिकल चेंजेस में क्या आ गया? जैसे आप उसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हो, आप उसके अंदर विनेगर डाल रहे हो, आप उसके अंदर ऑयल डाल रहे हो, तो ये सब हो जाएंगे केमिकल चेंजेस। तो इन सब केमिकल चेंजेस से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है? ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट। उसको हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सब्सटेंस। और जो आपकी इस एग्जाम्पल के केस में ट्रांसफॉर्म्ड सब्सटेंस थी वो क्या था? पास्ता। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, स्पेशली इन किचन, उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब रोटी बन रही है, रोटी में भी क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस तरह से यू कैन से कि देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस के दो एस्पेक्ट्स हैं, ये दो चेंजेस होते हैं दो तरह के इसमें, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है? किस तरह की प्रॉपर्टीज चेंज होती है? जैसे साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब क्या हो गया कि अगर वो इस साइज़ का था तो आप उसे मेल्ट करके इस साइज़ का भी बना सकते हो। ठीक है, तो देयर इज़ चेंज इन साइज़। अब शेप अगर उसकी सर्कुलर थी तो आप उसको स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा चेंज इन शेप। अब कलर, अगर कलर इसका पहले ब्लू था तो बाद में क्या हो गया? ग्रीन, तो ये भी क्या हो गया? इसका चेंज इन कलर। तो आगे स्टेट क्या हो गया? स्टेट का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, तो दैट इज़ योर स्टेट। आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारे पास? इस तरह से आप देख सकते हैं आपने पेपर कटिंग्स को क्या किया है? मॉडिफाई, मतलब उसकी शेप को चेंज किया है। ठीक है, एनी चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? केमिकल में तो आगे कि उसका केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, पर अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें आ जाता है शेप, साइज, स्टेट, टेक्सचर, कलर, ये सब चीज़ें होती है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज होती है किसी सब्सटेंस की तो उसको बोल देते हैं फिजिकल चेंज। अगर आपकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो आयरन है, अगर आप उसमें कोई फिजिकल चेंज लाएं उससे पहले उसकी जो केमिकल रिएक्शन की कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छी है, पर अगर आप उसकी केमिकल रिएक्शन की इस कैपेसिटी को चेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो उसको हम क्या बोल देते हैं?
केमिकल चेंज, और इस तरह से ये होता है आपका फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंजेस जो होते हैं यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप उसे रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इट इज़ सेम सब्सटेंस बट विथ चेंज्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा ना केमिकल रिएक्शंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक का आप क्या कर सकते हो, उसे मेल्ट कर सकते हो। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को आप क्या कर सकते हो, मेल्ट करके एक नई शेप दे सकते हो, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया, सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से आप उसको फिर से मेल्ट करके उसकी ओरिजिनल शेप में ला सकते हो। तो इसको हम बोल देंगे फिजिकल चेंजेस। पर केमिकल चेंजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, अगर आपने उसको एक बार चेंज कर दिया तो दे आर यूजली नियर टू इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल होते हैं, फिर से रिवर्स नहीं हो सकते हैं। आगे क्या है, अब केमिकल चेंज एक तरह का चेंज होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इज़ दैट, मतलब कि रिएक्टेंट्स जैसे ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, जिसको हम ए भी बोल देंगे। तो मतलब कि ये हो गया रिएक्टेंट, ये भी हो गया रिएक्टेंट, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इस तरह से ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन जिसमें चीज़ें कंबाइन करती हैं ताकि एक नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। यूजली केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन दैट फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। फिर से सेम चीज़, केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करते हो ताकि एक प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। जैसे आपके रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ वुड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स की ओर। मेटेलिक ऑक्साइड कब बनते हैं, जब आपका मेटल कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इन एयर, तो तब आपके बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर विद मेटल। तो इस तरह से आपके क्या बनते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो आपको एग्जांपल भी दी गई है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है आपका, इट इज़ योर मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। आगे क्या, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद वाटर। आगे आपके पास ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड बना हुआ है इस तरह से, एम स्टैंड्स फॉर योर मेटल, ठीक है। अब एम जो है वो आपका किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, एम सिंपली स्टैंड्स फॉर मेटल। इसकी जगह पे आप मरकरी भी लिख सकते हो, उसकी जगह पे आप सोडियम भी लिख सकते हो, पोटेशियम भी, इट कैन बी एनी। और इसके साथ क्या कंबाइन कर रहा है आपका, वाटर। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे इसने जो मेटल ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड, उसकी जगह पे ली है एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसके साथ आपका H2O दैट इज़ योर वाटर इज़ कंबाइनिंग। तो ये क्या बना रहा है इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये आपका बन रहा है मेटेलिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यू कैन राइट इट एज मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आगे चलते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो आपका बेकिंग सोडा जो कि है बेस, इट इज़ रिएक्टिंग विद विनेगर दैट इज एसिटिक एसिड, मतलब इसको सिंपली एसिड लिखते हैं यहाँ पे। तो एक एसिड और बेस दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो विनेगर होता है आपका एसिटिक एसिड, जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों कंबाइन करके आपको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी प्रोडक्ट्स, मतलब दीज आर एडिशनल प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट एट ऑल ऑफ आर इंटरेस्ट, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन। तो अबव रिएक्शन में आपने क्या किया, सबसे पहले तो एक पिंच ले ली आपने बेकिंग सोडा की, उसको डाल दिया आपने विनेगर में। तो आपको एक सिजलिंग साउंड सुनाई देगी, जैसे जिस तरह से आपकी फिजिनेस की आवाज़ आती है जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं, तो उसी तरह से आपको बबल फॉर्मेशन भी दिखाई देगी, हिजिंग साउंड भी आएगी, सब कुछ सुनाई देगा। तो आफ्टर दैट अबव रिएक्शन में CO2 प्रोड्यूस हुई। CO2 गैस को आपने पास किया लाइम वाटर के थ्रू। अब जो लाइम वाटर का फॉर्मूला था वो क्या था, CaOH2। तो आफ्टर पासिंग इट थ्रू देम आपके पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, और साथ में से क्या इवॉल्व किया, H2O दैट इज़ वाटर। तो साथ साथ हुआ क्या कि जब आपने इसे लाइम वाटर में से पास किया तो जो आपका लाइम वाटर था इट टर्न्स मिल्की, ओके। तो इससे कंफर्मेशन हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, ठीक है। तो अब जो गैस होती है ना आप उसको देख सकते हो, पर आप सिंपली उसको स्पेल कर सकते हो। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ अ ऑर्डरलेस गैस,
आपको इसके ऑर्डर के बारे में पता नहीं चलता, इसकी स्मेल के बारे में पता नहीं चलता। जिस तरह से आपको मिथाइल मरकैप्टेन की वजह से एलपीजी की स्मेल आती है, वैसी कोई स्मेल इसकी नहीं आती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है। तो एक मेथड यूज़ किया जाता है टू चेक द डिटेक्शन ऑफ CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो गैस रिलीज़ होती है उसको लाइम वाटर में से पास करवाते हैं। तो आफ्टर पासिंग इट थ्रू द लाइम वाटर, इफ़ इट टर्न्स मिल्की, अगर वो मिल्की सा हो जाता है, अगर क्लियर से मिल्की बन जाता है, तो देन हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज। तो ये इस तरह से हमें हाइड्रोजन गैस के कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता चलता है। तो आगे क्या है, ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन। अब ऑब्जर्वेशन मतलब आपको देख के कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हीट चल रही है, अगर हीट मिल रही है किसी चीज़ को, लाइट आपको नज़र आ रही है, लाइट और हीट दोनों में से कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस केस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अगर साउंड आती है, जैसे जब कोई पटाखा या फिर फॉर एग्जांपल जो क्रैकर्स होते हैं जब वो फटते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लोजिव साउंड्स। तो मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैसेज और प्रेसिपिटेट। अगर तो गैस रिलीज हो रही है, जैसे CO2 हो गया, हाइड्रोजन गैस होगी, इट कैन बी एनी, तो क्या हो रहा है, देयर इज़ केमिकल रिएक्शन, देयर इज़ केमिकल चेंज। प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बच रहे हैं पीछे, तो मतलब कि सॉलिड कंपाउंड जो इनसॉल्युबल है आपके सोल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा, उस केस में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर स्मेल, अब कई रिएक्शन जो होते हैं उसमें आती है आपको फ्रूटी स्मेल, ठीक है, फ्रूटी स्मेल आती है आपको, और कई रिएक्शंस होते हैं दे आर फॉल्स, अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं आपको, ठीक है, मतलब आपको स्मेल ही अच्छी नहीं लगती है, और कई होते हैं ऑर्डरलेस, ठीक है। ये 3 तरह के आपके पास रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो फ्रूटी स्मेल्स वाले आपके होते हैं ना, इसमें आपकी ज़्यादातर प्रोड्यूस होती है अल्कोहल, ठीक है, जबकि जो अनप्लेजेंट है वो कुछ भी बना सकते हैं। सो मेनली फ्रूटी स्मेल वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनसे आपको क्या मिलती है, अल्कोहल। सो आगे क्या है, द कलर चेंज में अकर। अब जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है प्रोडक्ट्स का, अगर वो पहले ब्लू थी तो आफ्टर रिएक्शन वो ग्रीन भी हो सकती है, तो इट कैन बी एनी। आगे चलते हैं रस्टिंग की बात करते हैं। अब जो रस्टिंग है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, एक तरह का केमिकल चेंज है दैट टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ आयरन। अब जो आयरन बेचारा अगर बाहर रह गया है, ठीक है, इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद एयर, एयर के कांटेक्ट में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर के कांटेक्ट में है, तो उस केस में क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी। होता क्या है, ऑन एक्सपोजर ऑफ आयरन Fe विद ऑक्सीजन विल गिव यू रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे H2O भी कंबाइन करते हैं हम, दैट इज़ योर वाटर। ऑन कंबाइनिंग वाटर 2 हमारे पास क्या आएगा, 2Fe2O3 XH2O, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये नीचे वाली 2 आएगा हमारे पास। तो XH2O नाम का आपके पास क्या बचेगा, फॉर्मूला। तो ये होता है आपका फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आगे एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। होता क्या है, जो आपका आयरन है उसके ऊपर आप एक जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। And this process of electroplating on iron with the help of zinc is known as galvanization। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ भी गई होगी, क्योंकि आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले। तो आगे क्या है, दिस प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जब ये लेयर जब चढ़ जाते हैं जिंक के ऊपर, जो जिंक जो है वो काफ़ी लेस रिएक्टिव है, मतलब वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो उसके केस में रस्टिंग होती नहीं है। तो इसलिए इस लेयर की वजह से एयर और मॉइस्चर आयरन के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो आयरन है इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। तो इस तरह से ये काम होता है। आगे है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आपके पास है सॉल्ट सोल्यूशन, तो आप सॉल्ट सोल्यूशन को रख देते हो पानी में, ठीक है। जब आप इसको पानी में रखते हो, जब आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, अब इस सॉल्ट सोल्यूशन से आपने क्या रिमूव कर रहे हैं, सॉल्ट, तो आप क्या करोगे, इसको धूप में रख दोगे। तो जब आप धूप में इसको रख दोगे तो कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करोगे तो आपका सॉल्ट जो होगा, पानी सारा वेपोरेट हो जाएगा, और जो आपका सॉल्ट बचेगा वो सारा का सारा क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये काम चलता है आपका, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, ये एक तरह की प्योरीफिकेशन टेक्निक है जिससे हम सी वाटर को सेपरेट करते हैं, किससे, इम्प्योर सैंपल से। सो एक तरह का ये फिजिकल चेंज है। यहाँ पे एक और रिएक्शन आपको दिखाते हैं जो टोटली यहीं पे होता है क्या, सॉल्ट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है। ये 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो क्या जाता है, एक फ़िल्टर फनल ली जाती है। फ़िल्टर फनल सिंपल, जिससे हम तेल वगैरह जिसे है डालते हैं एक बॉटल में, उसको हम फनल बोलते हैं। फनल के अंदर एक फ़िल्टर लगा दिया जाता है, ठीक है।
अब ये जो फ़िल्टर है इसमें से आप क्या पास करवाते हो, इसमें से आप पास करवाते हो ये वाला अपना सारा का सारा सोल्यूशन। ऑन पासिंग दिस सोल्यूशन जो सैंड है वो यहाँ पे अकमुलेट होनी शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट गेटिंग अकमुलेट, गैदर होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, एक इस कॉनिकल फ्लास्क में से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो नीचे गिरता रहता है। और फिर ये जो सॉल्ट सोल्यूशन बचता है इसको रखा जाता है सनलाइट में, एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो वाटर पार्ट होता है इसका इट गेट एवेपोरेटेड, और एवेपोरेट होने के बाद आपके पास सिंपली क्या बचता है, आपका सॉल्ट। तो इस तरह से आप करते हो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड। सो आगे बात करते हैं हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की। अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बहुत तरह से हो सकती है, ठीक है। अब जैसे आप सीविंग का मेथड फॉलो कर सकते हैं। सीविंग का मतलब होता है छानना किसी चीज़ को, जिस तरह से आप अपनी चाय को, जब आप चाय बना लेते हो, टी बना लेते हो, तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ छन्नी उसको स्ट्रेन कर लेते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीविंग। और इसी तरह से काफ़ी और भी प्रोसेसेस हैं हमारे पास, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले बात करेंगे जो सब्सटेंसेस है वो दो तरह के हैं, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस है वो क्या है, मिक्सचर में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एलिमेंट है। एलिमेंट में देखिए अगर ध्यान से तो एक ही तरह की आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब कंपाउंड्स की अगर बात करें तो जैसे दो बॉल्स हैं वो आपस में अटैच्ड हैं, और इस तरह के आपको काफ़ी सारे यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा आ रहा है आपके पास अब यहाँ पे तो सबसे पहले थे आपके पास एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर आपको ये एटम्स दिखाए गए हैं। पर ये क्या था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। अब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट का क्या मतलब, जैसे H2O हो गया, इसमें दो तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं। पर यूजली अगर आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट लिखा है तो ये इसमें आएंगे आपके पास O2, H2, इस तरह के आपके पास क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। सो आगे क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसमें आएगा आपका H2O, इसमें आएगा आपका वाटर, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो आगे क्या है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो मिक्सचर इज अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर मिक्स बट दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। अब इन चीज़ों को मिक्स किया गया पर केमिकली नहीं कंबाइन किया गया। केमिकल मतलब अब जैसे देखा जाए H2O, ये दोनों क्या है, केमिकली कंबाइंड। इस तरह से अगर आप अपना शुगर सोल्यूशन बनाएं तो शुगर सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, आप सिंपली मैकेनिकल मिक्सिंग कर रहे हैं। मैकेनिकल मिक्सिंग मतलब हाथ के हेल्प से आप शुगर और अपने पानी को मिक्स कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज एंड नॉट अ केमिकल चेंज। तो ये हो गया आपका एक मिक्सचर। आगे क्या, सेपरेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप किस चीज़ को सेपरेट कर सकते हो, जैसे अगर आप जैसे आपका ऊपर सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट, सैंड एंड वाटर सोल्यूशन था, उसमें से आपने सैंड को सेपरेट किया, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। अगर आप डिस्टिलेशन की बात करें तो जब वाटर को इस्तेमाल करना होता है काफ़ी सारी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो हम सबसे पहले वाटर को क्या करते हैं, डिस्टिल, ठीक है। अब जो डिस्टिलेशन पानी की क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आयंस होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमने उसमें से सारे के सारे आयंस बाहर निकालने होते हैं, टू रिमूव आयंस रिमूवल। मतलब ये प्रोसेस ऐसी जिसमें आप सारे के सारे आयंस वाटर से निकाल देते, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिस्टिलेशन। आगे है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है, आपने एक बाल्टी ली, उसमें डाल दी उसमें था पानी, और पानी के अंदर आपने क्या डाल दी, सैंड। तो जो सैंड होगी सबसे पहले तो आपने मिक्स की, उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ही बॉटम पे बैठ जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इम्प्योर सॉलिड्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज वो सब के सब नीचे बैठ जाती हैं। आगे क्या है आपके पास, हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है जैसे दाल से कंकर निकालने, वो क्या है, वो हैंड पिकिंग के मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। इसमें यूजुअली जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको आपने बाहर निकालना है, जैसे पीस ऑफ डर्ट वगैरह, इट कैन बी एनी, तो आप उसको हाथ के हेल्प से सेपरेट कर सकते हो, हाथ से उठा के साइड पर कर सकते हो, तो दे आर ईजी। आगे क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टॉक्स होती हैं ग्रेन की, जिस तरह से आपके कनक या फिर राइस हो गया, तो इनकी क्या होती है, बड़ी बड़ी ना इस तरह से जो पूरी की पूरी स्टॉक्स होती हैं ना, उसको आप क्या करते हो, उसको मारते हो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, ताकि उससे जो आपके ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाए और आप जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर सको। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने जो क्रॉप ग्रो की है आप उसको सेपरेट करके यूज़ कर सको। आगे थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग एक और मेथड है, विनोइंग है आपका। ऊपर तो था आपका जो मेथड
दैट इज़ योर थ्रेशिंग। उसमें तो आप सेपरेट कर रहे थे ग्रेन्स, पर जो आपका ग्रेन सेपरेट होता है उसमें स्टिल काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये काफ़ी लाइट कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें से कुछ हैवी कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। तो विनोइंग का एक और मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप ये जो है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आप इसमें से जो ये लाइट और हैवी पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ योर विनोइंग। आगे बात करते हैं योर सीविंग की। सीविंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो दो मिक्सचर्स को। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सेमोलिना इज़ योर सूजी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेमोलिना है उसको स्ट्रेन किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सीविंग। अब जो सीविंग है वो आपकी ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप फाइन और लेस फाइन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से सोचें तो जैसे आपकी जो टी है, टी के केस में आप क्या कर रहे हो, इसमें आप टी अपनी फ़िल्टर करते हो। फ़िल्टर क्यों करते हो, ताकि जो आपकी टी लीव्स हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएं, ताकि वो आपकी चाय में ना आए और आप अपनी चाय जो है एक स्मूथ सा आपको टेक्सचर मिले और आप उसको ध्यान से और आराम से एंजॉय कर सकें। तो आगे क्या है, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। फिल्टरेशन में क्या होता है, सिंपली आप फिल्टर में से किसी चीज़ को पास करते हो ताकि दो चीज़ें अलग हो सकें, ठीक है। सो दिस इज़ योर फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या किया जाता है, इन शॉर्ट जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाता है। सो दिस इज़ योर फिल्टरेशन। अगर आप सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे। एक आपने पानी की बाल्टी ले ली है, उसके अंदर आपने डाल दिया सैंड, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगी, सैंड क्या करेगी, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन। अब डीकेंटेशन का क्या मतलब है, नीचे आपकी ये जो चीज़ है वो सेडिमेंटेड है, इट इज़ ऑलरेडी सेडिमेंटेड, ठीक है। सेडिमेंट होने के बाद जो आपने ऊपर वाला पानी रिमूव कर लिया दूसरे बीकर में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकेंटिंग, ठीक है। और ये काफ़ी बायोलॉजी के काफ़ी सारे प्रोसेसेस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है। आगे है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फिनोमिनन है जो एनवायरनमेंट में हर रोज़ होता है। एंड इस फिनोमिनन की वजह से हमें कोल्डनेस की फीलिंग आती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन में होता क्या है, इवेपोरेशन की वजह से ही रेन आती है। तो मतलब कि हमारी काफ़ी सारा जो लाइफ है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो किस पे डिपेंड कर रही है, इवेपोरेशन के ऊपर। होता क्या है, इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे क्या, ये जो प्रोसेस होती है ये कब टेक प्लेस करती है, जब वाटर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो आगे हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन में क्या है हमारे पास, तो कंडेंसेशन में क्या आता है, एक कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें होता है कि यूजुअली जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं दे कम इन कांटेक्ट विद कूलर सर्फेसेस। कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से ये एकदम ठंडे हो जाते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म। जिस तरह से आपकी मेटेलिक लिड के साथ आपके वाटर वेपर्स कांटेक्ट में आते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके मेटेलिक लिड कंपैरेटिवली कोल्ड होती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कोल्ड सरफेस। आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारे पास, सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, दो चीज़ें जो आपने कंबाइन की दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर्स में जो सोल्यूट होता है वो एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसको हम दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। यूजुअली जो सॉल्वेंट होता है इट इज़ लार्ज इन अमाउंट, लार्ज इन क्वान्टिटी, पर जबकि आपका जो आप लिख दो क्वान्टिटी, ठीक है, ये आप स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना आगे। और जो आपका सल्यूट होता है इट इज़ स्मॉल इन क्वांटिटी। जिस तरह से आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, आपका वाटर, और जो सल्यूट होगा वो होगी आपकी शुगर जो डिज़ोल्व हो रही है पानी में। तो इस तरह से आपका सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। आगे सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको पहले भी बताया था। जिस तरह से अगर आप एक कप आपने पानी ले लिया है उसमें आप सॉल्ट डिज़ोल्व करते जा रहे हो, डालते जा रहे हो सॉल्ट, तो एक चीज़ ऐसी आएगी कि जो सॉल्ट है उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो उसको आप बोलते हो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन। होता क्या यूजली इस दौरान जब आप इसमें सॉल्ट डालना शुरू करते हो तो ये जो सॉल्ट है, जो इंटरसेल्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं आपके वाटर में, वो
उसकी स्पेसेस में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से जो आपका सॉल्ट है वो अकोमोडेट हो जाता है, एंड वंस जितनी भी स्पेस है पानी की वो सब की सब अगर फिल हो जाती है तो तब वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन जाता है। तो इस तरह से और सोल्ट वो डिज़ोल्व अपने अंदर नहीं कर पाता है। सो आगे क्या है, इसमें एग्जाम्पल क्या दी गई थी आपको, जो मैंने अभी बताई वही है। एंड लास्ट इज़ योर चर्निंग। चर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप होल मिल्क या फिर क्रीम से बटर बनाते हो, ठीक है। तो ये इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है। इसमें आप क्या करते हो, जो क्रीम है उसको शेक करते हो या फिर होल मिल्क को शेक करते हो इस प्रोसेस की हेल्प से, और उससे बटर बना लेते हो। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ योर चर्निंग एंड दिस इज़ ऑल। थैंक यू।